हाय एवरीवन, दिस इज नितेश सिंह। आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। जैसा कि हम लोग इस चैनल पे जितने भी प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं, स्पेशली टीचिंग एग्जाम्स के या एसएससी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस जितने हैं प्रीवियस, उन सबको हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। तो आज इसी में सीटेट जुलाई 2019 में जो पेपर 2 में क्वेश्चंस आया था, पेपर 2 सीटेट जुलाई 2019 में, उनको हम वन बाय वन जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। 20 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल आते हैं, 10 पेडागोजी आता है, तो उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। हाँ, आप सभी के लिए ये बता दूं कि अगर अभी तक आप सो रहे हैं, मतलब प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, तो जरूर जग जाएं, क्योंकि आने वाले टाइम में या तो इस मंथ के लास्ट में या नवंबर में आपका सीटेट एग्जाम होगा। क्योंकि जुलाई का ऑलरेडी पेपर अभी तक हुआ नहीं है, ऑलरेडी डिले चल रहा है कोरोना के कारण, तो एग्जाम अभी होने वाला है। तो अभी तक अगर आप सो रहे हैं तो जरूर जाग जाएं, अदरवाइज आप सोते रह जाएंगे और पेपर निकल जाएगा। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब भी नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे लिए एक मोटिवेशन का वर्क करे। चलो फटाफट हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जरा देखना ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन आपके जो सीटेट जुलाई 2019 में पूछा हुआ था, एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, जस्ट एक क्वेश्चन था, इसको सॉल्व, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन दैट इज बोर्डमास का रूल आपको आना चाहिए। बोर्डमास का रूल आपको आना चाहिए, BODMAS, ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसी रूल को फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। चलो फर्स्ट देखना, अगर हमें ब्रैकेट है, ध्यान से देखना, -4 में 2 से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने दो, -2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -2। यहाँ पर ध्यान से देखना, गुना -3, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +3, ठीक है ना, माइनस +3। इसको देखो जरा, -3 इंटू -7 कितना होगा, +21, माइनस का 8। यहाँ पर देखो प्लस -48 में 6 से डिवाइड करोगे तो 6 × 48, -8 इंटू 4, -8 इंटू 4 कितना होगा, -8 इंटू 4, -32 हो जाएगा। ये -32 आप लिख दो, ठीक है। इसको सॉल्व करो, 2 3 6 प्लस हो जाएगा, ठीक है। 21 में से 8 गया, कितना होगा, 13, 13 3 39, और ये माइनस का 32। अब ये देखो जरा, 39 और 6 45, 45 में से 32 घटाओगे, 45 में से 32 घटाओगे, आपका आंसर आएगा 13, जो आपका आंसर है। क्योंकि यही ऑप्शंस थे, ऑप्शंस में 4 ऑप्शंस थे आपके पास। फर्स्ट ऑप्शन था आपके पास -11, 13, -16 एंड 9। जो आंसर, करेक्ट आंसर क्या है, 13। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि आपके पास जितने भी सीटेट के या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, स्पेशली अभी हम सीटेट का ही पेपर करेंगे, क्योंकि सीटेट एग्जाम्स कम ही है, आने वाला है, इसीलिए पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, सभी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे विदिन 20 डेज में। तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल, ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। अगर आपके पास कोई कमेंट हो, कोई प्रॉब्लम्स हो, तो जरूर आप कमेंट भी करें। मैं आपको ये भी कहना चाह रहा हूं कि मैं एक बैच स्टार्ट करने वाला हूं सीटेट का, तो अभी मैं आपको एक नंबर दूंगा, उस नंबर पे आप कॉल करके ऑनलाइन जुड़ भी सकते हैं हमसे। एक क्रैश कोर्स होगा जनरली 1 मंथ का, तो मैं मतलब मिनिमम फी में आपको क्रैश कोर्स करा दूंगा। अब जरूर कॉल करके आप संपर्क भी कर सकते हैं, अगर क्लास लेना चाहते हैं तो, इंटरेस्टेड है तो। चलो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा सत्य है, ठीक है। फर्स्ट लिखा हुआ, डिवीजन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब होता है क्रम विनिमय। क्या भाग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। सॉरी, यहाँ पे एक ऑप्शन हमने क्या लिख दिया, नॉट ट्रू, कौन सा नहीं सही है, ठीक है, कौन सा सही नहीं है। क्या लिखा हुआ, डिवीजन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब होता है क्रम विनिमय। मतलब क्या हुआ कि अगर a प्लस बी, आप जानते हो a प्लस बी को क्रम विनिमय के अकॉर्डिंग b प्लस a लिख सकते हैं, या a गुना b को हम b गुना a लिख सकते हैं, बट a माइनस b को हम कभी नहीं लिख सकते हैं b माइनस a, ये गलत हो जाएगा। सिमिलरली a डिवाइडेड बाई b को हम a नहीं लिख सकते हैं b डिवाइडेड बाई a, ये भी गलत है। तो कम्यूटेटिव लॉ आपके पास एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करेगा, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में फॉलो नहीं करेगा, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में फॉलो नहीं करेगा। तो लिखा हुआ है डिवीजन इज कम्यूटेटिव, डिवीजन कम्यूटेटिव हो ही नहीं सकता है।
तो आपसे पूछा कौन सा सही नहीं है, यही सही नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर अदर ऑप्शंस को भी डिस्कस करें, वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, या वन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, आपको एक किसी भी संख्या में एक से गुना करोगे तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। 4 में 1 से गुना कर दे 4 हो जाएगा, -20 में 29 में 1 से गुना कर दे तो -29 ही होगा। मतलब ये भी आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, गुना करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा, सब्ट्रैक्शन इज नॉट अ कम्यूटेटिव, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ऑलरेडी हमने समझाया नॉट अ कम्यूटेटिव। मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, या मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव कहने का मतलब सहचार के रूल को फॉलो करता है या नहीं। दैट इज, आपको समझा दूं, यहाँ पे ये हुआ आपके पास, ऐसे समझो 2 गुना 3 गुना 5 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5, 2 प्लस 3 प्लस 5 है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 प्लस 3 प्लस का 5। मतलब ये मल्टीप्लिकेशन में फॉलो कर रहा है और एडिशन में फॉलो कर रहा है। कौन सा रूल? एसोसिएटिव, बट डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तीसरे क्वेश्चन की तरफ। आज का जो तीसरा क्वेश्चन है, आप अपने दोस्तों के बीच में इसे जरूर शेयर करें ताकि एक नंबर ऑफ सब्सक्राइबर बढ़ पाए, और ताकि मैं ऑनलाइन क्लास ले सकूं, या ऐसे भी मैं जूम पे क्लास ले रहा हूं, लाइव अगर लेना चाहते हो तो। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्या दे रखा है आपके पास? 4 फ्रैक्शन दे रखा है, उसमें से पूछा है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करें। 4 कौन कौन सा फ्रैक्शन है? 44/49, 33/38, ठीक है, 22/25, ठीक है, नेक्स्ट है 24/29। आपसे पूछा है इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम, घटते क्रम। ऑप्शंस नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ऑप्शंस लिखने पे टाइम ज्यादा हो जाता है, वीडियो का टाइम ज्यादा हो जाता है। देखो जरा, इस 4 फ्रैक्शन में से आपको घटते क्रम में लिखना है। ऑलरेडी हम इसका ट्रिक आपको बताए हुए हैं, एक हमने एक वीडियो बनाया है फ्रैक्शन का, उसका लिंक हम इस वीडियो में डाल देंगे, उसे आप अगर देख लेंगे तो ये क्वेश्चंस मुश्किल से मुश्किल 25 से 30 सेकंड का है। सबसे पहले क्या करेंगे? डिफरेंस निकालेंगे इन दोनों का। डिफरेंस कितना आएगा? 5। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 5। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 3। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 5। अगर सब जगह डिफरेंस बराबर होता ना तो मुश्किल से मुश्किल 5 सेकंड का क्वेश्चन होता। डिफरेंस सब जगह बराबर होता तो सबसे ग्रेटेस्ट न्यूमरेटर ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन बनता। बट यहाँ पे डिफरेंस बराबर नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर में अंश में डिफरेंस से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? डिफरेंस से, अंतर से। अब देखो 44 में 5 से डिवाइड करेंगे, 33 में 5 से, 22 में 3 से, 24 में 5 से। इसे डिवाइड करोगे तो 40 दैट इज 8 पॉइंट समथिंग आएगा। इसे करोगे तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा। इसे करोगे 7 पॉइंट समथिंग। इसे करोगे तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा। अच्छा बताओ, ये आपको मतलब ये रिजल्ट मिल गया, इसमें जो वैल्यू डिफरेंस से डिवाइड करने पे जो वैल्यू सबसे बड़ा आएगा वही ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगा। उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमने सॉल्व किया वही ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन आएगा। तो देखो 8 सबसे वैल्यू बड़ा आया, 8 किसको सॉल्व की? इसको। ये वाला ग्रेटेस्ट हो जाएगा, दैट इज 44/49 ग्रेटेस्ट। मुझे लिखना है घटते क्रम में, तो सबसे बड़ा सबसे पहले आएगा। सेकेंड नंबर पे कौन सा आएगा? इन 22/25। थर्ड नंबर पे कौन सा आएगा? जरा देखो 33/38। और फोर्थ नंबर पे आप देखोगे इसी तरह से तो आ जाएगा 24/29। बस आप सोच सकते हो, अगर खुद से करते हैं मुश्किल से मुश्किल 25 से 30 सेकंड का क्वेश्चन था। आपको न्यूमरेटर में डिफरेंस से डिवाइड करना होता है जब डिफरेंस इक्वल नहीं होता है तब। ठीक है, आप इसका लिंक हम डाल देंगे फ्रैक्शंस का शॉर्ट ट्रिक वाला, आप उसे जरूर देखना। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, इफ x इक्वल टू 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 5 का क्यूब इंटू 7 का क्यूब, y इक्वल टू 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब,
2 का 4, 2 to the power 4, 3 to the power 4, 5 का स्क्वायर एंड 7 के पावर 5। तो पूछा है व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ एक्स वाई जेड, एचसीएफ ऑफ एक्स वाई जेड। ऑप्शंस भी आपके पास हम लिख देते हैं यहाँ पे। ऑप्शंस है 15 का क्यूब इंटू 7 के पावर 4, सेकेंड ऑप्शन है 30 इंटू 7 के पावर 5, थर्ड ऑप्शन है 30 का क्यूब इंटू 7 का क्यूब, और फोर्थ ऑप्शन आपके पास है 30 का स्क्वायर इंटू 7 का क्यूब। मेरी बात ध्यान से देखना बच्चे, आपके पास ऑलरेडी ये प्राइम फैक्टराइज किया हुआ है। जब प्राइम फैक्टराइज किया हुआ है आपको एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने का एक ही तरीका होता है जब प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। पहले आप देखोगे कौन सा डिजिट, जितने नंबर दे रखे हैं एक्स वाई जेड तीनों में कॉमन है, कौन सा डिजिट तीनों में कॉमन है। तो 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है और 7 कॉमन है, सारे कॉमन है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, जो भी डिजिट कॉमन है उसकी लोएस्ट पावर को लिख देंगे। 2 का लोएस्ट पावर देखो 2 का स्क्वायर, 3 का लोएस्ट पावर 3 का स्क्वायर, 5 का लोएस्ट पावर 5 का स्क्वायर और 7 का लोएस्ट पावर 7 का क्यूब। अब ये देखोगे आपके पास ऑप्शंस तो गिवन नहीं है इस तरह से, तो देखो जरा इन तीनों का पावर सेम है, तो हम क्या करें 2 3 6 5 30, 30 का स्क्वायर इंटू 7 का क्यूब। ये वाला ऑप्शन है डी, इसका आंसर हो गया। तो डी इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5A है, इफ 52,272 इक्वल टू P का स्क्वायर इंटू Q का क्यूब इंटू R की पावर 4, वेयर PQR इज अ प्राइम नंबर, इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कहने का मतलब अभाज्य संख्या होता है। देन वैल्यू ऑफ 2p प्लस q माइनस r की वैल्यू क्या है। ऑप्शंस अगर लिख दें तो 22, 23, 29 और 31 है। 22, 23, सी 29 और चौथा है 21। ठीक है, तो ऑप्शन है। मेरी बात ध्यान से समझना, यहाँ पे लिखा हुआ है इसको इस टर्म में लिखना है जहां पे पी क्यू आर क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। तो सिंपल से लाइन में इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना शुरू कर दो। 52,272, इसको 2 से काटोगे तो इसे जब से 2 से काटोगे ध्यान से देखना है 26,136 आ जाएगा। फिर 2 से काटोगे इसको आप तो ये 13,068 आ जाएगा। फिर 2 से काटोगे 65, 34, फिर अब 2 से काटोगे, ठीक है 32 आपके पास आएगा, 32, 68, ठीक है ना। फिर आप देखोगे 3 से काटोगे इसको तो आपके पास आ जाएगा 10, ठीक है 10 30, 2 हो जाएगा 26, 1089 आ जाएगा, 1089। फिर इसके पास अगर 3 से काटते हो आपके पास तो ये वाला आपके पास 121 आएगा। इसको करोगे 11 आएगा। ये चीज खुद आप जितना तेजी से करो आपके लिए हेल्पफुल होगा। हम आपको यहाँ पे समझा रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा। अब जरा ध्यान से देखना, मतलब हम क्या लिख सकते हैं 52,272 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 1 2 3 4, कितने बार आया 2 4 बार आया, 3 कितने बार आया जरा ध्यान से देखना। अच्छा यहाँ पे मुझसे गलती हो गया, 3 से देखना ध्यान से। इसे डिवाइड करोगे आपके पास तो पहले 363 आएगा, इसे 3 से डिवाइड करोगे, ठीक है। फिर इसको करोगे तो 121 आएगा और फिर इसे करोगे तो 11 आ जाएगा, ठीक है। अब जरा देखो 3 कितने बार आया, 3 बार आया, 2 कितने बार आया 4 बार, 11 कितने बार आया 2 बार, 1 2 3 4। अब यहाँ पे करो किसका पावर 4 है तो 2 के पावर 4 है, मतलब आप ध्यान समझो पी स्क्वायर क्यू इंटू आर के पावर 4 है। पी का स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर हुआ, क्यू का क्यू मतलब 3 का क्यू हुआ और आर के पावर 4 मतलब 2 के पावर 4 हुआ। कंपेयर करोगे तो पी की वैल्यू 11 आ जाएगा,
Q की वैल्यू 3 हो जाएगा, R की वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या गया है जरा देखो जरा, 2p प्लस Q माइनस R, 2p, P की वैल्यू 11, Q की वैल्यू 3, R की वैल्यू 2। 11 दूना 22, 3 25, 25 में से 2 घटाओगे, 25 में से 2 घटाओगे 23 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे फैक्टराइज करके पी क्यू आर के टर्म में हमने लिख दिया, 11 का स्क्वायर, 3 का क्यू और 2 के पावर 4, कंपेयर करके हमने वैल्यू लिख दिया, पी क्यू आर का वैल्यू निकाल दिया, आंसर कितना है 23, इसका आंसर आया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन डिविजिबिलिटी का, विभाजिता का। तो विभाजिता की ऑलरेडी हमने 3 वीडियो ऑलरेडी आपके लिए बना चुके हैं, तो उस वीडियो को जरूर जाकर एक बार देखोगे, आपको कंसेप्ट आएगा, फिर आपको पता चलेगा ये क्वेश्चन कितना इजी है। जब तक आप वीडियो को नहीं देखोगे तब तक आपको डिफिकल्ट लगते चला जाएगा। इफ 7 डिजिट नंबर 134x 58y is divisible by 72, then 2x plus y is, then 2x plus y is, तो 2x plus y की वैल्यू पूछा गया है। अभी देखो ऑलरेडी बोला हुआ कि ये नंबर किससे डिविजिबल है, ये नंबर डिविजिबल है 72 से, ये बोला गया है। अब ये बताओ 72 से नंबर डिविजिबल है कौन कौन सा, 1 3 4 x 5 8 y। अगर ये 72 से डिविजिबल है मतलब कहीं ना कहीं 8 और 9 दोनों से डिविजिबल है, 8 और 9 दोनों से डिविजिबल है, 8 और 9 दोनों से डिविजिबल है, तभी तो 8 गुना 9 72 होगा। आपके मन में आया सर इससे 12 गुना 6 भी तो लिख सकते थे, आप 8 इंटू 9 क्यों लिखे? 8 इंटू 9 लिखने का मतलब ये 2 का क्यूब बनेगा और 3 का स्क्वायर बनेगा, कहीं ना कहीं 2 और 3 प्राइम नंबर है। थोड़ा सा ध्यान से देखते चला। अब 8 और 9 दोनों से डिविजिबल है ये, और ये इससे डिविजिबल है, मतलब ये संख्या, ये 8 और 9 इन दोनों को, ये वाला संख्या 8 और 9 दोनों से डिविजिबल होगा। ये वाला संख्या 134x 58y 8 और 9 दोनों से डिविजिबल होगा। अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल आप जानते हो कि किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से पूर्णतः विभाजित है तो संख्या किससे, 8 से पूर्णतः विभाजित होगा। मतलब 58y डिविजिबल होना चाहिए 8 से। आप करो 8 7 56, 2 आएगा। अभी देखो ध्यान से देखो 2y आया, ये ऑलरेडी बोल रहा है कि 8 से डिविजिबल है, मतलब y की जगह पर अगर हम 4 रख दें तभी तो डिविजिबल होगा। तो इस तरह से y की वैल्यू 4 हो गया, इस तरह से y की वैल्यू 4 हो गया। अच्छा 9 के लिए रूल क्या है? 9 के रूल है कि दिए हुए संख्या के अंकों का योग 9 से डिविजिबल होना चाहिए। y की जगह पे हमने 4 रख दिया, मीन सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। अब देखो जरा जोड़ना इसको, सम करना इसको, तो सम करोगे तो 1 और 3 4 4 8 5 13 8 21 4 25, 25 प्लस x। अब मुझे 9 से डिविजिबल बनाना है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा 2, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4। हमसे क्या पूछा है 2x प्लस y, मतलब 2 इंटू 2 प्लस 4 करेंगे कितना आएगा 8 आपका आंसर हुआ, 8 आपका आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 था। आपको ये समझ में आना चाहिए कि कोई संख्या अगर 72 से डिविजिबल है तो 8 और 9 दोनों से डिविजिबल है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल आपको याद होना चाहिए और 9 का डिविजिबिलिटी रूल याद होना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दे रखा है, पूछा गया है कौन सा इसमें से पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखा है। Which of the following is not a Pythagoras triplet? कौन सा पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है? पाइथागोरस ट्रिपलेट आप जानते होंगे जिसमें क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, दैट इज पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, वही होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट। 11 60 63 फर्स्ट ऑप्शन है, 7 24 25 थर्ड ऑप्शन है, 13 84 85 और फोर्थ ऑप्शन है 8 15 17। ये
इतना तो बता दूं, अगर आप पढ़ना शुरू किए होगे, बेसिक का कुछ जानते होगे, तो ये दोनों तो आपको याद ही होना चाहिए। 7 24 25 8 15 17 ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। रहा बात इसका, जब आपको ये समझ में नहीं आएगा तो सिंपल से लाइन में करते, 13 का स्क्वायर प्लस 84 का स्क्वायर इक्वल टू क्या 85 का स्क्वायर है, तो है, मतलब ये भी ट्रिपलेट है। तो ट्रिपलेट कौन सा नहीं है, नॉट बोला है, तो ये वाला ट्रिपलेट नहीं है, यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अगर आप लग रहा हो कि सर थोड़ा सा तेज चल रहा है, तो आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 लिखो, द मेजर ऑफ एन एंगल फॉर विच the measure of supplement is 4 times its complement, 4 times its complement। अच्छा, सप्लीमेंट और कंप्लीमेंट में बता दो, सप्लीमेंट होता है समपूरक या ऋजु पूरक, और कंप्लीमेंट होता है पूरक। मतलब क्या हुआ कि समपूरक कहने का मतलब किसी भी दो कोणों का सम कितना होना चाहिए, θ1 प्लस θ2 180 डिग्री होना चाहिए संपूरक में, और θ1 प्लस θ2 90 डिग्री होना चाहिए पूरक में, मतलब कंप्लीमेंट्री में, और ये सप्लीमेंट्री में होना चाहिए, यही है रूल और कुछ भी नहीं। अभी बताओ एंगल, अगर मेरी बात ध्यान से देखना, मैं आपको एक बेसिक तरीके से बताता हूँ। अगर कोई भी एंगल थीटा है तो उसका सप्लीमेंट्री कितना हो जाएगा, सप्लीमेंट 180 माइनस थीटा होगा, और उसका कंप्लीमेंट कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब क्या बोला है कि सप्लीमेंट इज 4 टाइम्स इट्स कंप्लीमेंट, सप्लीमेंट कितना है 4 गुना है, किससे, कंप्लीमेंट से। अगर सप्लीमेंट 4 गुना है ऑलरेडी, तो कंप्लीमेंट में 4 से गुना करके बराबर कर देंगे, वही हमने 4 से गुना कर दिया, या इसमें 4 से डिवाइड करके भी बराबर कर सकते हैं। ये करोगे सॉल्व तो 360 माइनस 4 थीटा 180 माइनस थीटा, ये इधर आएगा तो 180 हो जाएगा, और उधर जाएगा तो 3 थीटा, थीटा की वैल्यू आपके पास 60 डिग्री, और यही एंगल आपसे पूछा है, यही आंसर हो जाता, यही आपका आंसर हो जाता। अगर आप इतना थोड़ा सा दिमाग ये भी लगाते, ऑप्शन से भी करना चाहते हैं, ऑप्शंस गिवन है, तो ऑप्शन से तो आप बहुत जल्दी कर लेते, फिर भी मैं समझा देता हूँ। 60 डिग्री आंसर आया। अभी बताओ कोई एंगल 60 है तो इसका सप्लीमेंट कितना हो जाएगा 120, इसका कंप्लीमेंट कितना होगा, तो बोलोगे 90 में से 60 घटाएंगे 30, ये 4 गुना है, हाँ है, आंसर यही होता। तो आप इस तरह से भी फटाफट ऑप्शन से भी कर सकते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 होगा, आप लोग सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपके पास पूरी तरह से पूरा सीटेट की जो इधर इस मंथ के लास्ट तक जितने भी कमिंग पेपर्स हैं, मतलब जितने पेपर्स हो चुके हैं, पार्ट 1 या पार्ट 2, दैट इज पेपर 1 पेपर 2, दोनों को मैं आपको रिवाइज करा दूं। क्वेश्चन नंबर 9 देखना है एक बार, इफ द एंगल्स ऑफ ए the angles in degrees of triangle are x, x plus 20, 6x, then triangle must be, फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास राइट मतलब समकोण त्रिभुज, दूसरा ऑप्शन है आइसोसेलेस मतलब समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा ऑप्शन है एक्यूट, और चौथा ऑप्शन है ऑब्ट्यूज मतलब न्यूनकोण त्रिभुज या अधिक कोण त्रिभुज। ये बताओ, ये दे रखा है कि x प्लस 20 और 6x त्रिभुज के 3 कोण हैं, मतलब क्या हुआ कि तीनों का सम, अगर हम ये बात बोले कितना होगा 180 होगा, जोरो जरा, x 2 और 6 कितना 8x हो जाएगा, फिर से देखना x, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 3x प्लस 20 है, सॉरी 3x प्लस 20, इसको करोगे 3x प्लस 20,
तो x और 3x 4x और 6x कितना हो 10x हो जाएगा, और ये करोगे 20 इक्वल टू 180, ये उधर चला जाएगा तो 160 हो जाएगा, और ये कितना होगा 10x होगा। x की वैल्यू कितना होगा जरा बताओ 16 डिग्री, x की वैल्यू 16 होगा तो एक एंगल 16 हुआ। दूसरा करोगे 3x प्लस 20 करोगे तो 16 48 और 20 कितना हो गया 68 हो गया दूसरा एंगल। और तीसरा कितना 6x है ना, 6x कितना होगा 16 गुना 6 96 हो गया। तीन एंगल 1 2 3 एंगल मुझे मिल गए। अभी बताओ क्या राइट एंगल हो राइट समकोण त्रिभुज हो सकता है? तो बोलोगे नहीं, क्योंकि समकोण त्रिभुज के लिए एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, कोई भी नहीं है तो ये भी नहीं होगा। आइसोसेलेस के लिए दो कोण बराबर होना चाहिए, नहीं है तो नहीं होगा। एक्यूट के लिए तीनों कोण का वैल्यू 90 से छोटा होना चाहिए, एक तो ज्यादा बड़ा है, नहीं होगा। ऑब्ट्यूज के लिए एक एंगल 90 से बड़ा होना चाहिए, है। आंसर कितना हुआ ऑब्ट्यूज हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, इन ट्रायंगल ABC एंड DEF एंगल C इक्वल टू एंगल F, ठीक है, एंगल C इक्वल टू एंगल F, AC इक्वल टू DF दे रखा आपके पास, गिवन है, BC इक्वल टू EF, ठीक है। If AB equal to 2x minus 1 and D equal to 5x minus 4, then x equal to what? ये पूछा है आपसे। अच्छा ध्यान से देखना, आपके पास ऑलरेडी बोला है कि दो त्रिभुज है, कौन कौन सा, ABC और DEF, ये दो आपके पास त्रिभुज है ABC DEF। अब बोर्ड पे ध्यान देखना, एंगल C इक्वल टू एंगल F, ये इसके बराबर है, बराबर है। AC इक्वल टू DF, AC और DF बराबर है, ठीक है। अच्छा BC इक्वल टू EF, BC EF के बराबर है। अच्छा आपके पास ये दिख रहा है ध्यान से कि एक त्रिभुज के दो भुजा और उसके बीच के कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजा और उसके बीच के कोण के बराबर है, दैट इज ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कंग्रुएंट है। ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कंग्रुएंट है। ABC ट्रायंगल कंग्रुएंट है ट्रायंगल DEF के। जब ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है ना बराबर है। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, AB बराबर है किसके, DE के। AB जब बराबर है DE के तो AB की वैल्यू कितना है 2x माइनस 1 और DE की वैल्यू कितना है 5x माइनस 4, 5x माइनस 4। ये उस साइड लेके चले जाओगे तो 3x होगा, और इसको इस साइड लेके आओगे तो 3 होगा। बात समझना, उस साइड लेके चले जाओगे तो 3x हो जाएगा, और इसको इस साइड लेके आओगे तो 3 हो जाएगा। x की वैल्यू कितना हुआ 1, यही आपसे पूछा था कि x की वैल्यू कितना हुआ 1, जो आपका आंसर हुआ। तो इस पार्ट में हम लोग पार्ट वाइज करेंगे ताकि आपके पास वीडियो लंबा ना हो। इस पार्ट में हमने 10 क्वेश्चंस कर लिया, अगले पार्ट में पार्ट 2 में हम आपको रिमेनिंग 10 क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मुझे ये भी कहना है कि अगर मैं सीटेट का क्रैश कोर्स आपको स्टार्ट करा रहा हूँ पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए, तो आप मुझे अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको किसी टाइप का हेल्प देने के लिए, वो सीटेट हो एसएससी हो कॉम्पिटिटिव फील्ड में तैयार हूँ, तो आप इस पे कांटेक्ट करें, ठीक है। और साथ ही साथ इस वीडियो को जरूर देखें, सब्सक्राइब करें चैनल को, दूसरे के भी शेयर करें। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।